गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज जैसा कि कल हमने पढ़ा था क्रांतिकारी, आज हमारा अगला टॉपिक है कक्षा 10 इतिहास के प्रथम पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का जो अगला टॉपिक है हमारा क्रांतियों का युग। क्रांतियों का युग 1830 से लेके 1848। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि ये क्रांतियों का युग क्यों कहा गया। 1830 से लेकर 1848 के बीच का जो समय था उसको क्रांतियों का युग क्यों कहा गया। जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था कि 1815 में जब नेपोलियन की हार होती है तो वियना कांग्रेस आयोजित किया जाता है ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक के द्वारा। तो 1815 के बाद यूरोप में नई रूढ़िवादी परंपरा स्थापित हो गई। नई रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों ने शासन स्थापित किया, यानी जो एक गणतंत्र चल रहा था वो पुनः एक बार राजतंत्र में बदल गया। तो जब राजतंत्र में बदला तो जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे उनका दमन हुआ, और जब उनका दमन होना शुरू हुआ तो उन्होंने उनके मन में क्रांति की भावना ने जन्म लिया और उन्होंने ये मान लिया कि हाँ, क्रांति करने से ही हम एक बार पुनः उदारवाद राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे सकते हैं। उदारवाद राष्ट्रवाद के जरिए हम संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कर सकते हैं, यानी अपनी खुद की सरकार बना सकते हैं। तो उसी क्रम में जो उदारवाद और राष्ट्रवाद की भावना थी उसको क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा यूरोप के अन्य क्षेत्रों में, जैसे इटली, जर्मनी, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड के हिस्से में ये जो उदारवाद और राष्ट्रवाद की भावना थी इसको क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इसी क्रम में जब 1830 में जुलाई 1830 में फ्रांस में क्रांति होती है तो उसका प्रभाव, जो जुलाई 1830 में क्रांति होती है तो उसका प्रभाव देखने को मिलता हमको फ्रांस में जुलाई 1830 में क्रांति हुई। और जब क्रांति हुई तो जो 1815 के बाद बुर्बो वंश की स्थापना पुनः रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों ने की थी, उसको उदारवादी जो राष्ट्रवादी थे इन्होंने उसको उखाड़ फेंका, यानी बुर्बो वंश की समाप्ति हो गई और एक नई संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। फ्रांस में एक नई संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई और उसमें वो जो संवैधानिक राजतंत्र बना तो उसके जो प्रथम अध्यक्ष बने वह लुई फिलिप बने। अब लुई फिलिप को बुर्बो वंश के जो राजा थे उनको हटा के फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई और लुई फिलिप को उसका अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन इसी दौरान जो ड्यूक मेटरनिक थे जिनको यूरोप का पुलिसमैन कहा जाता है, उन्होंने एक वक्तव्य दिया, एक बात कही कि फ्रांस अगर छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इसके पीछे उनका जो थिंकिंग था वो यही था कि फ्रांस में जब भी क्रांति होती है तो उसका जो प्रभाव है वो पूरे यूरोप में देखने को मिलता है। जैसे 1789 में क्रांति हुई तो उसका भी प्रभाव यूरोप में देखने को मिला। जुलाई 1830 में जब फ्रांस में क्रांति हुई तो उसका भी प्रभाव यूरोप के और हिस्से में देखा जाने लगा। उसी क्रम में जब जुलाई 1830 में क्रांति होती है तो ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम की राजधानी थी, ब्रुसेल्स में भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए आंदोलन छिड़ जाता है, क्रांति होने लगती है। और ब्रुसेल्स जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का हिस्सा था, उससे ब्रुसेल्स अपने आप को अलग कर लेता है। उसी समय एक घटना और होती है जिसने पूरे यूरोप के जो शिक्षित अभिजात वर्ग थे, अर्थात जो उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे, उनके बीच में एक बहुत बड़ा ऊर्जा का संचार किया। वह था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। जैसा कि हम जानते हैं कि 15वीं सदी से लेके 1832 तक यूनान जो था वह ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था और ऑटोमन साम्राज्य जो था वह कहीं न कहीं मुस्लिम विचारधारा से संबंधित रखता था, जबकि यूनान आपका कैथोलिक विचारधारा का था। तो ये कैथोलिक विचारधारा के लोग ये नहीं चाहते थे कि हम मुस्लिम विचारधारा के अधीन रहें। उसी दौरान यूनान में संघर्ष 1821 में आज़ादी के लिए संघर्ष होता है और जब आज़ादी के लिए संघर्ष होता है तो यूरोप के विभिन्न भागों से, विभिन्न हिस्सों से जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे इनको समर्थन मिलना शुरू हो जाता है। यूरोप के लोग ऐसा मानते हैं
कि यूनान की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वह यूरोप की पहचान है और पूरे यूरोप के लोग यूनान के स्वतंत्रता संग्राम को समर्थन देना शुरू कर देते हैं। अब ये जो उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे, यह थे कौन? ये वही लोग थे जो शिक्षित वर्ग थे, शिक्षित वर्ग के लोग थे। जैसे इसमें प्रोफेसर थे, अध्यापक थे, वकील थे, क्लर्क थे, वाणिज्य और व्यापार यानी व्यापार करने वाले लोग थे, छोटे मोटे उद्योग लगाने वाले लोग थे। तो ये जो लोग थे ये उदारवादी राष्ट्रवादी भावना के प्रचारक थे, उदारवादी राष्ट्रवादी भावना से जुड़े हुए थे और इनका ऐसा विचार था कि जो राजतंत्र व्यवस्था चल रही है इसको समाप्त किया जाए और संवैधानिक राजतंत्र को लाया जाए। और इसी विचारधारा ने धीरे धीरे फ्रांस से ये विचारधारा ने जन्म लिया, इस विचारधारा ने जन्म लिया और पूरे यूरोप को अपनी आगोश में ले लिया। पूरे यूरोप में ये विचारधारा धीरे धीरे फैलने लगी और यूरोप के लोगों को इसका समर्थन मिलने लगा। तो 1821 में यूनान में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई छिड़ती है। उस स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जो अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन थे, उन्होंने धन इकट्ठा किया और लड़ाई लड़ने के लिए भी, युद्ध में लड़ने के लिए भी गए, लेकिन 1824 में उनकी बुखार से मृत्यु हो गई। अब जब 1824 में उनकी बुखार से मृत्यु हो गई तो अंतोगत्वा अंतिम समय में 1832 में कुंतुनतुनिया की संधि होती है, जिसमें यूनान जाके एक पूर्ण रूप से गणतंत्र बन जाता है। तो ये जो क्रांतियों का युग रहा 1830 से लेकर 1848 के बीच में, यह यूरोप में एक परिवर्तन, जो यूरोप में एक बहुत बड़े परिवर्तन का कारक बन गया और धीरे धीरे यूरोप के कई राष्ट्रों का जन्म इस क्रांति के बाद, जुलाई 1830 में जो फ्रांस में क्रांति होती है, उस क्रांति के बाद यूरोप में कई नए राज्यों, नए राष्ट्रों का उदय होने लगा। तो बच्चों, हमने आज पढ़ा कि 1830 से लेकर 1848 के बीच में ये जो क्रांति का युग रहा। अब अगला टॉपिक जो हमारा होगा रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप मन लगा के पढ़ेंगे, वीडियो को अच्छे तरीके से समझेंगे और अपना समय, जो भी समय आपके पास बचेगा इस कोरोना कालखंड में, तो आप अपना पढ़ाई में समय देंगे। धन्यवाद।